हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, उनमें बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर कोई ऐसा ब्रांड जो डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड कर दिया है, क्या रजिस्टर्ड ब्रांड को रिमूव कराने का कोई तरीका होता है? ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो है क्या कि अगर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि उस ब्रांड को एक तरह से क्या कर दिया है कि रजिस्टर्ड करके अपना जो रजिस्ट्रार का रजिस्टर है उसमें वो ब्रांड नोटिंग कर लिया है और उसे एक सर्टिफिकेट नंबर अलॉट कर दिया है। उसका मतलब यह है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होता है कि टोटल 45 क्लास होती हैं। कोई भी ब्रांड किसी एक क्लास के लिए और जो गुड्स उसने लिया है, गुड्स या सर्विस लिया है, ठीक है, उन गुड्स या सर्विस के लिए रजिस्टर्ड होता है या प्रोटेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि आप उन प्रोडक्ट के लिए अपनी पैकिंग में या अपना जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप टीएम की जगह आप आर लगाकर अपना काम कर सकते हो। जहां भी आप क्या कहते हैं, राउंड सर्कल के अंदर छोटा सा आर लिखा हुआ देखते होंगे तो उसका मतलब है ये ब्रांड रजिस्टर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने उस प्रोडक्ट के ऊपर आर लगाने का राइट दे दिया। आर लगाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ब्रांड के ऊपर आर लिखा हुआ है इसका मतलब वो ब्रांड रजिस्टर्ड है और एक तरह से उससे उसकी रेपुटेशन या गुडविल डेवलप होती है। ठीक है। दूसरा, उन प्रोडक्ट के लिए उस नाम को पूरे इंडिया में केवल जो ट्रेडमार्क होता है वो नॉर्मली क्या है कि केवल आपका किसी क्या कहते हैं एड्रेस के लिए नहीं, किसी सिटी के लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लिए रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो वो उस जो जिन प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है उन प्रोडक्ट को कोई और, ठीक है, उस नाम से नहीं सेल कर सकता। कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट कुछ ब्रांड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप क्या कहते हैं किसी एक स्टेट में आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि अदर स्टेट में उस नाम का कोई यूज कर सकता है। ठीक है, उस नाम का यूज किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है, बट जिस स्टेट में वो डील कर रहा है उस स्टेट में कोई और उस नाम को यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये हर ब्रांड के लिए नहीं होता। कुछ जो लिमिटेड ब्रांड है जिनके लिए डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। और अगर कोई फिर भी क्या कहते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई उस ब्रांड नेम को यूज करता है उसके जैसे प्रोडक्ट के लिए, तो उस केस में उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो वो बात हो गई रजिस्टर्ड होने की। अब यहां क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जो डिपार्टमेंट के जो आईपी इंडिया पेज है या रजिस्ट्रार का जो रजिस्टर है उसमें जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुका है, क्या उसे रिमूव कराया जा सकता है या रिमूव हो सकता है? तो ऐसा होता है कि रिमूव बिल्कुल डिपार्टमेंट के जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाते हैं उन्हें भी या तो रिमूव हो जाता है या रिमूव करवाया जा सकता है। अब वो कैसे रिमूव हो सकता है या रिमूव करवाया जा सकता है, तो उसका एक प्रोसेस होती है। सबसे पहली बात तो कोई भी जो ट्रेडमार्क जब फाइल किया जाता है तो एक लंबी चौड़ी जो लीगल प्रोसेस होती है उससे वो गुजरता है। सबसे पहली बात तो कोई ट्रेडमार्क फाइल किया, फाइल होने के बाद फिर वो फॉर्मेलिटी चेक पास गया, उसके बाद उसका मार्क टू एग्जाम गया, उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हुई। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो जर्नल में चला जाता है। अगर वो निगेटिव है, निगेटिव का मतलब यह है कि अगर उसमें ऑब्जेक्शन आए हुए हैं सेक्शन 11 का 9(1) या 9(1)B का ऑब्जेक्शन है तो वो एक निगेटिव एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है। ठीक है, उसके बाद उसके रिप्लाई वगैरह किए जाते हैं। कई बार वो रिप्लाई करने से वो एप्लीकेशन क्या होता है, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर देता है। और काफी सारे केसेस में वो आगे क्या करता है कि एक तरह से हियरिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, हियरिंग के लिए भेजने के बाद
फिर क्या होता है कि वहाँ पर आपका हेयरिंग में वो मैटर सुना जाता है और वहाँ पर जो ऑफिसर उस हेयरिंग को अटेंड करता है और आपकी तरफ से आपका लॉयर जो अटेंड करता है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें कई बार वो पॉजिटिव ऑर्डर पास करता है। पॉजिटिव का मतलब कि एक तरह से एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर दी, और कई बार वो निगेटिव ऑर्डर पास करता है। निगेटिव का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने वहीं पर वो फाइल स्टॉप कर दी, उस ट्रेडमार्क को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब वो फाइल वहीं क्या हो गई, खत्म हो गई। और अगर जो एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, ठीक है, जर्नल में जाता है। जर्नल में वो 4 मंथ रहता है, और अगर उस पीरियड में कोई थर्ड पार्टी उसे क्या करती है कि एक तरह से उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, जिसे या अपोज नहीं करती, तो उस कंडीशन में वो 4 महीने का पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई अपोजिशन नहीं किया जा सकता, और उसके बाद वो फाइल क्या हो जाती है, 1-1.5 महीने बाद डिपार्टमेंट उसे सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और उसके बाद कोई भी जो एप्लीकेंट होता है वो एक तरह से क्या करता है कि पहले वो टीएम लगा रहा होता है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता, और रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें क्या करता है कि एक तरह से वो आर लगा देता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक कि ये आर किस तरह से होता है। अब कोई ब्रांड जब रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होने के बाद क्या वो ब्रांड अमर हो गया? जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मैं कभी मेरी बात होती, तो एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने ये कहा कि सर आपने अपना जो प्रोडक्ट है, वो जो आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हो उसको टीएम करवा रखा है? कहता हाँ सर हमने टीएम करा रखा है, और हमारा ये ब्रांड क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, ये सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ है। उन्होंने प्रॉपर क्या कर रखा था, उसे लेमिनेट और फ्रेमिंग करा रखा था, ठीक है। तो जब मैंने उस सर्टिफिकेट को चेक किया, उस ब्रांड नेम को पोर्टल पे जाके चेक किया, तो एक तरह से क्या हुआ था कि उस ब्रांड की डेडलाइन क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के बाद, ठीक है, तो जिस डेट से एप्लीकेशन करी गई, मतलब जिस डेट से रजिस्टर्ड नहीं, जिस डेट से एप्लीकेशन करी गई उस डेट से स्टार्ट करके और जो कमिंग 10 ईयर्स हैं, जो आने वाले 10 साल हैं, उस टाइम तक वो ब्रांड आपका रजिस्टर्ड बना रहता है। तो एक तरह से 10 साल की आपको क्या मिल गई, एक तरह से लीज मिल गई, ठीक है। मतलब एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद ये नहीं होता कि आपका आजीवन या होल लाइफ वो क्या होगा कि एक तरह से रजिस्टर्ड बना रहेगा। 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होने का मतलब 10 साल की डिपार्टमेंट ने आपको लीज दी है। अब क्या हुआ कि अब करना क्या पड़ता है, 9 साल के बाद डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो अपना जो रजिस्ट्रार का पेज है, जो इसे ई रजिस्टर पेज बोला जाता है, जो आईपी इंडिया की साइट पे ई रजिस्टर पेज बोला जाता है, वहां पर 9वें साल के बाद रेन्यूअल का अलर्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब 9 ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है और 10th ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है, वहां पर एक रेड कलर से एक अलर्ट आना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी एक तरह से आप अपनी फाइल को रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि 9th ईयर के बाद उसको क्या करा जा सकता है, रिन्यूअल कराया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ही 10th ईयर कंप्लीट होने वाला होता है, अगर 9 से 10 साल के बीच में कभी भी आपने अपने फाइल को अगर रिन्यू करा लिया, तो उस केस में आपका जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट चालान है, अगर आप ऑफलाइन कराते हो, ऑफलाइन का मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है, जो ट्रेडमार्क के ऑफिस हैं, जैसे दिल्ली में द्वारका में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद, इन 5 ऑफिस में जाके फीस जमा करते हो और एक तरह से जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको फुलफिल करने को देते हो, तो वो आपसे 10,000 रुपीज लेते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन अपने आप सबमिट करते हो या करवाते हो, तो उस केस में जो गवर्नमेंट चालान है वो 9,000 है, ठीक है। और ऑफलाइन मोड में 10,000 और ऑनलाइन मोड में क्या कहते हैं 9,000, ठीक है। तो ये फीस जमा करके आप अपना रिन्यू करा सकते हो। और है क्या कि जैसे ही आप उसको रिन्यू कराओगे, तो उसमें आपका टाइम अगले 10 साल एक्सटेंड कर जाएगा। अब कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि सर अगर मैंने मान लेते हैं कि अगर 9 ईयर कंप्लीट होने के बाद, जैसे 9 साल 1 दिन बाद ही मैंने अपना ट्रेडमार्क वो अगर रिन्यूअल करवा लिया, तो मेरी फीस क्या 9th ईयर के बाद ही एप्लीकेबल हो जाएगी, 1 दिन बाद?
देखिए ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चालान तो आप कभी भी जमा कराओ, लेकिन जो आपकी फीस एप्लीकेबल होगी जिस साल 10 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद वो 10 साल एक्सटेंड करेगा। जैसे अगर कोई जो डेट आ रही है रेन्यूअल की आ रही है कंप्लीशन की, वो आ रही है कि 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 2025, ठीक है। तो वहां पर अगर क्या कहते हैं उसे रिन्यू होगा तो वो फिर क्या कहते हैं कि 22 जुलाई और 35 तक रिन्यू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीस आप चाहे पहले सबमिट करो या फीस आप बिल्कुल लास्ट डेट में डिपॉजिट करो या बाद में जमा करो, होगा क्या है कि आपको रिन्यूअल जिस डेट से उसके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, उसी दिन से आपके अगले 10 साल का आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है कि हमारी फीस वेस्ट तो नहीं हो जाएगी, मतलब एक साल का हमारा पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं लग जाएगा। डिपार्टमेंट आपसे क्या होता है कि जब आपकी फाइल का टाइम ओवर होता है उसके बाद ही 10 साल एक्सटेंड करता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अगर 10 साल भी कंप्लीट हो गए तो किसी किसी का क्वेश्चन ये होता है कि सर अब हमारा ये जो ब्रांड होगा वो रिन्यू होगा नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि 10 साल के बाद डिपार्टमेंट 1 साल की एक्सटेंशन और देता है विद पेनल्टी। 10 साल के बाद जो चालान जो लेगा वो अगर क्या कहते हैं कि ऑनलाइन मोड में वो 13,000 लेता है और ऑफलाइन मोड में विद पेनल्टी 15,000 लेता है, ठीक है। तो भी आपका जो ट्रेडमार्क अगले 10 साल का रिन्यू हो जाएगा, होगा वही जब 10 साल उसके कंप्लीट होते हैं। अगर 6 महीने मतलब 10 साल 6 महीने से एक भी दिन डिले होता है तो उस केस में वहां पर चालान ऑनलाइन मोड में 18,000, ऑफलाइन मोड में 20,000 का लगता है और फिर से वो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन है क्या कि अगर एक बार क्या कहते हैं 11 ईयर अगर वो डिपार्टमेंट कंप्लीट कर गया, मतलब 11 साल अगर निकल चुके हैं और फिर भी किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ने या किसी पर्सन ने अपने ब्रांड नेम को अगर रिन्यू नहीं कराया तो उस केस में डिपार्टमेंट ये मान लेता है कि ये अपना ब्रांड क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। और उस केस में वहां क्या होगा कि डिपार्टमेंट के जो रजिस्ट्रार का रजिस्टर है वहां से वो ब्रांड रिमूव कर दिया जाएगा। हालांकि पब्लिक सर्च में वो फिर भी क्या कहते हैं लिखा हुआ आता है कि पब्लिक सर्च में जब देखा जाता है कुछ ब्रांड ऐसे हो चुके होते हैं जो रिमूव हो चुके होते हैं, लेकिन है क्या कि वहां पर फिर भी रजिस्टर्ड दिखा रहा होता है। तो आदमी सोचता है कि ये रजिस्टर्ड ही है, लेकिन इसका देखने का सही तरीका होता है कि पब्लिक सर्च इसका छोटा पेज होता है। आप जो ई रजिस्टर पेज है जो डिपार्टमेंट का जो ठीक है जो रजिस्टर का पेज बोला जाता है वहां पर जाके कोई भी चीज आप चेक करो, वहां पर आपको ढंग से दिखाई देगा। वहां पर लिखा रहता है साफ साफ कि ये जो ट्रेडमार्क जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ने एप्लीकेंट ने रिन्यू नहीं कराया, इसलिए यहां से रिमूव कर दिया गया है। अब जिसका रिमूव हो गया है वो क्या करे, तो उसे सीधी सी बात है अब उस एप्लीकेशन में कुछ नहीं हो सकता। जो ब्रांड रिमूव हो चुका है, जो रजिस्टर्ड ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुका है, वो तो खत्म हो गई फाइल, ठीक है, दफन हो गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसका तरीका होता है उसे जिंदा करने का कि उसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, ठीक है। फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसमें क्या होता है कि साथ में अपने जो भी उस जो पुराना वाला ब्रांड जो आपका रिमूव हुआ है, ठीक है, उसके पेपर साथ में अपनी प्रॉपर चेन आप लगा दो। तो होगा क्या कि उसको सारी लीगल प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर ढंग से कोशिश करी जाएगी तो फिर भी आपको ब्रांड मिल सकता है। लेकिन उसको जब कोई सही लॉयर करेगा, जिसे नॉलेज होगी, वही कर सकता है, क्योंकि उसमें सारा जो ट्रेडमार्क में होता है वो पेपर वर्क का खेल होता है। जो ब्रांड को रजिस्टर्ड होने में पेपर वर्क का सारा खेल होता है, ठीक है, और सारा जो प्रोसेस को ढंग से हैंडल करना जानता है वही उसको टैकल कर सकता है। तो एक तो ये तरीका होता है रजिस्टर्ड ब्रांड के रिन्यू मतलब उस रिमूव होने का, मतलब एक तो ये रीजन होता है पहली बात, ठीक है। तो ऐसे केस में एप्लीकेंट की या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की अपनी गलती की वजह से वो ब्रांड एक तरह से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे उस पर्सन के साथ भी हुआ जो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखा रहा था, ठीक है। तो अब दूसरा रीजन क्या होता है, तो दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे अगर कोई ब्रांड क्या कहते हैं कि अगर एक्सेप्टेंस हुआ तो एक्सेप्टेड होने के बाद जब एडवर्टाइजमेंट में जाता है तो डिपार्टमेंट 4 महीने का जो जनरल का टाइम होता है वो होता इसीलिए है कि अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई आपत्ति है
तो वो एक तरह से टीएमओ फाइल करके अपना ऑब्जेक्शन या आपत्ति डिपार्टमेंट के पास दर्ज कराए। तो अब अगर कोई पर्सन उस 4 मंथ के पीरियड में, ठीक है, वो फाइल अपोज नहीं करता, ठीक है, तो उसके 1-1.5 महीने बाद, मतलब 4 महीने जैसे ही निकले तो फाइल लॉक हो गई। फिर अगर कोई पर्सन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा तो वो अपोज नहीं होगा, ठीक है। और कुल मिला के कि आगे 1-1.5 महीने बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा और वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब ऐसे केस में जो वो जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या करे, अगर वो कोई पर्सन ये चाह रहा है कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ है उसे रिमूव करवाना चाह रहा है, ठीक है। पहली बात तो कोई रजिस्टर्ड ब्रांड को कोई रिमूव क्यों करवाना चाहता है, ठीक है। तो अगर रिमूव कराना चाहता है तो उसके लिए उस फाइल को उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है या इसका तरीका क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई ब्रांड नेम या लोगो जो मैं यूज करता आ रहा हूं, ठीक है, तो या तो वो मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है और जो किसी और पर्सन ने, ठीक है, उसमें कुछ उल्टा पुल्टा करके कुछ गलत बिलिंग लगाकर, पहली बात कुछ गलत बिलिंग लगाकर, या उसमें क्या कहते हैं कि कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया दिखाकर, गुड्स का डिफरेंट क्राइटेरिया दिखाकर, ठीक है, और या क्या कहते हैं कि नाम के आगे पीछे, ठीक है, कुछ चेंजेस करके जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी नहीं पकड़ पाए और वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। तो उस केस में, ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या करे, उसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो गया है, जैसे यहाँ पर कुछ नाम मैं बता दूं, जैसे अब कोई पोलो नाम है, पोलो आज की डेट में बहुत फेमस नाम है कपड़े का, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि पोलो के साथ किसी ने नाम फाइल किया पोलो स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, या किसी ने इंडी पोलो कर दिया, किसी ने, जैसे वो यूएस पोलो है, किसी ने इंडी पोलो कर दिया, किसी ने झंडू पोलो कर दिया, किसी ने सेपरा पोलो कर दिया, या आपका अगर जैसे एक टिकटॉक चल रहा था बीच में, ठीक है, अब टिकटॉक से मिलते जुलते किसी ने क्या किया, टिकटॉक की स्पेलिंग चेंज कर दी, थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर दी, लेकिन होता क्या है कि उसमें देखने में या बोलने में वो टिकटॉक जैसा ही लग रहा है, ठीक है। जैसे एक नाम बहुत फेमस है कपड़े का, एडिडास, अब उससे मिलता जुलता नाम बीच में बहुत ज्यादा कपड़े में देखने आया, टी शर्ट में, बिल्कुल जैसे एडिडास नाम लिखता था वैसे ही वो लिखा करता था आबिदास। सिमिलर फॉन्ट में, जैसे एडिडास जिस फॉन्ट को यूज करता है उसी फॉन्ट को वो आबिदास वाला यूज करता था। अब अगर वो डाल दे और वो रजिस्टर्ड हो जाए तो उस केस में एडिडास वाला क्या करेगा, ठीक है, या मतलब अगर अपोज ना कर पाए और वो रजिस्टर्ड हो जाता है आबिदास वाला, या मर्सरीज, जो मर्सरीज नाम है उससे मिलता जुलता कोई नाम डाल दे, या आपका क्या कहते हैं कि जैसे अब कोई सियाराम नाम है, अब कोई राम सियाराम कर दे, ठीक है, जय सियाराम कर दे, मतलब कुछ ऐसी चीजें उसमें चेंजेस करके डाल दे और उसके बाद कुछ हेर फेर करके वो डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्शन से और हियरिंग वाले मोड से निकल के और वो जनरल में भी चला जाए, और उस पीरियड में क्या हो कि जो सियाराम वाला है उसे पता ना चले, ठीक है, और उसके बाद वो रजिस्टर्ड भी हो जाए। तो वो इस केस में जो पर्सन है, मतलब जिससे मिलता जुलता नाम रजिस्टर्ड हो गया, वो क्या करे, तो उस केस में उसके लिए जो रेमेडी अवेलेबल होती है कि अगर वो अपोज नहीं कर पाया तो डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि जब अगर आप अपोज करने का समय नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड होने के बाद उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफाई करने के लिए सिमिलर प्रोसेस होती है जो अपोज की होती है, ठीक है, वहां भी टीएमओ फॉर्म चलता है, यहां भी टीएमओ फॉर्म चलता है, वहां भी 2700 का ऑनलाइन चालान है, यहाँ भी 2700 का ऑनलाइन चालान, ऑफलाइन में वहां भी 3000 है और एक्टिवेशन की फीस यहाँ भी 3000 जाती है। दोनों में जाते हैं वो टीएमओ फॉर्म ही है। एक लीगल ड्राफ्ट बनता है जिसमें सारे पॉइंट्स, एक तरह से क्या होता है, सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं लीगल जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें ये लिखा रहता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं कि किस वजह से आपने इस ब्रांड को रेक्टिफाई किया, इसमें मतलब सीधी सी बात है, इसने किस किस वजह से आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किया है,
ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखे जाते हैं कि आपके बिजनेस को ये सामने वाला ब्रांड किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, और ये जो ड्राफ्ट होता है वो केवल जो इसी चीज का जो एक्सपर्ट लॉयर है वही ये ड्राफ्ट कर पाता है, और सारा खेल ड्राफ्टिंग का होता है। ठीक है, तो इस जगह अगर कोई फाइल आपको अपोज या रेक्टिफाई करनी है तो उसको खुद करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। अगर आप लॉयर नहीं है, लॉयर भी हैं, तो उस केस में जो एक्सपर्ट बंदा होता है उसके थ्रू कराना चाहिए। ठीक है, तो अब है क्या कि अगर आप कोई ब्रांड रेक्टिफाई कराना क्यों जरूरी होता है? ऑब्वियस है कि सीधी सी बात है कि जिस प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हो, अगर अगला उसी प्रोडक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, सिमिलर गुड्स के लिए और बहुत हद तक सिमिलर नाम के लिए, तो उस केस में वो आपके नाम का डुप्लीकेट माल मार्केट में निकाल सकता है, या आपके कस्टमर काट सकता है, या आपकी रेपुटेशन खराब कर सकता है। मतलब वो माल बेचेगा क्या है कि सस्ता मद्दा या खराब माल बेचेगा, लेकिन कुल मिला के कि क्या होगा कि आपके उसको तो कोई जानता नहीं है, लेकिन आपकी रेपुटेशन खराब होगी, प्लस आपका बिजनेस का नुकसान होगा। तो अगर कोई भी ब्रांड अगर क्या कहते हैं कि अगर धोखे से ऐसे रजिस्टर्ड हो गया है तो उसको रेक्टिफाई करवाना चाहिए। रेक्टिफाई होने के बाद आगे क्या होता है, कैसे रेक्टिफाई होता है? तो सीधी सी बात है, लीगल ड्राफ्ट बनता है, टीएमओ फाइल होता है, नोटिस ऑफ रेक्टिफिकेशन फाइल होता है। ठीक है, नोटिस ऑफ रेक्टिफिकेशन बनता है और टीएमओ के थ्रू फाइल होता है। उसके बाद अगर जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, ठीक है, वो उसकी फाइल में क्या होता है, वहां पर रेक्टिफिकेशन लिख के आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फाइल रेक्टिफाई होती है उसके कुछ टाइम बाद डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक तरह से एक नोटिस इशू करता है जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर रिलेटेड पार्टी को कि आपका ये ब्रांड रेक्टिफाई हुआ है, इसमें अपना काउंटर स्टेटमेंट विद इन 2 मंथ आप सबमिट करो। उसके 2 महीने के अंदर ड्राफ्ट करके उसे सामने वाले को अपना आंसर देना पड़ता है, और इसके बाद विद इन 2 मंथ अगर सामने वाले ने क्या किया, काउंटर रिप्लाई टाइम से कर दिया, तो उसके 2 महीने के अंदर जो अपोनेंट है उसे अपना एविडेंस एफिडेविट रूल 45 में सबमिट करना पड़ता है, और जो उसके नेक्स्ट 2 मंथ जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उसे अपना एफिडेविट ड्राफ्ट करके विद एविडेंस दोनों को सबमिट करना पड़ता है। मतलब रूल 45 में जो अपोनेंट है और जो बिल वगैरह हैं उनके साथ, ठीक है, ये शो करते हुए कि इसने इस वजह से मेरे जो ब्रांड को नुकसान पहुंचाया, ये रीज़न है। और इसके अलावा जो अपोजिट पार्टी रूल 46 में जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है वो रूल 46 में अपना क्या करते हैं कि एविडेंस एफिडेविट सबमिट करेगा, और उसके अगले 3 महीने में जो लीगल प्रोसेस है, हियरिंग आने के चांसेस रहते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 हियरिंग में आदमी का काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी बंदा ठीक है उसके फेवर में वो ऑर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने जिसने रेक्टिफाई किया अगर वो ठीक है तो उस केस में डिपार्टमेंट उसके फेवर में डिसीजन देगा। कई केस में ऐसा भी होता है कि जैसे अब जो एप्लीकेंट या जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, मतलब जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, और जो दूसरा बंदा जो अपोनेंट होता है, ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया है कि अपनी जो एक लीगल प्रोसीजर है उसमें डिले किया है। जैसे अब मान लेते हैं नोटिस मिलने के 2 महीने के अंदर काउंटर रिप्लाई आना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले ने अपना काउंटर रिप्लाई नहीं किया, सामने वाला कौन, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, उसने अपना काउंटर रिप्लाई टाइम से सबमिट या तो किया ही नहीं सबमिट, तो वो आगे रिमूव होना ही होना है। ठीक है, और अगर डिले किया, ठीक है, और कुछ उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया, ठीक है, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या होगा कि आगे की प्रोसेस को वो देखेगा ही नहीं। और अगर दोनों में से कोई भी अपना एविडेंस एफिडेविट टाइम से सबमिट नहीं करता, रूल 45 या रूल 46 में करने में अगर डिले करता है, ठीक है, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस डिले के रीजन की वजह से जिसकी पार्ट पे डिले हुआ है, ठीक है, उसके एंटी ऑर्डर कर देता है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड ब्रांड भी होते हैं वो डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार के रजिस्टर से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, तो उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आप देख ही नहीं रहे हो। आज की डेट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी फाइलें अपोज हो रही हैं,
आलतू फालतू की फाइलें अपोज हो जा रही है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। और मैं बताऊं आपको, डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। अगर कोई फाइल रजिस्टर्ड हुई है तो अगर कोई फाइल अपोज होती है या रेक्टिफाई होती है तो उसका आंसर जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो है क्या कि इसमें अगर आप टाइम से चीज़ें करते हो तो केस आपके फेवर में आएगा। बस यह है कि जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उसमें आपकी जो प्रॉपर बिल की चेन है कि आपके पास पुराने से पुराना टिन नंबर, जीएसटी सर्टिफिकेट और जो बिल की प्रॉपर चेन होनी चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस का सारा खेल होता है। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है और प्रॉपर प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो तो डिपार्टमेंट आपके फेवर में क्या करता है, डिसीजन करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इससे जो ट्रेडमार्क के जो क्या कहते हैं कि रिमूवल से रिलेटेड हो गई कि ये दो प्रोसेस होती हैं। अगर आपको ट्रेडमार्क की फाइलिंग की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसके क्या कहते हैं कोई ऑब्जेक्शन आए हुए हैं, उसके रिप्लाई करने में कोई इशू आ रहा है, हियरिंग अटेंड करने में कोई इशू आ रहा है, या अपोजिशन या रेक्टिफिकेशन में किसी भी तरह का फाइलिंग से रिलेटेड कोई इशू है, या आगे की प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे पर्सनल जो मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोन करके अपनी क्वारी ले सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर 9625122106 है। ठीक है, तो किसी भी तरह कोई डाउट के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।